सब बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मीनिंग क्या है, या बोलो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर पे आने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, तो हम अपने आप ही इलेक्ट्रिक पावर पर आ जाएंगे। क्लियर है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, किसी भी कंडक्टर से क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है, उस करंट का काम क्या होता है? उस करंट का काम होता है आपके घर का बल्ब जलाना, या आपके घर में पंखा चलाना, या आपके घर में एसी चलाना, या आपके घर में टीवी चलाना। क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो? ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो आपका पंखा नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगी, बल्ब नहीं चलेगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट ये सारे काम कर रहा है? क्लियर है मेरे भाई। तो मैं कह सकता हूं वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन ऑपरेटिंग द अप्लायंसेस। क्लियर है मेरे भाई। जो ये अप्लायंसेस है इन्हें ऑपरेट करने में कौन वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक करंट वर्क कर रहा है तो हम तो जानते हैं कोई भी चीज वर्क करती है तो कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी लगती है। बिना एनर्जी के तो कोई वर्क कर नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। उस एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद वो वर्क कर रहा होगा। उसके पास एनर्जी नहीं होगी, वो वर्क नहीं कर पाएगा। उससे वो एनर्जी कौन दे रहा है? अगर सेल या बैटरी है तो उस केस में सेल और बैटरी दे रहा है, और वरना अगर हम अपने घर की बात करें तो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आपको नहीं मतलब आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको, ठीक है, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट को अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और आप उस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अपने घर का एसी चला रहे हो, तो आपको उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पे तो करना पड़ेगा ना, और वही पेमेंट गवर्नमेंट लेती है। तभी तो बिल आता है ना मंथली। जब भी बिल आता है तो क्या किस चीज का बिल आता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हो जितना अपने इलेक्ट्रिक करंट से वर्क कराते हो। अब मान लो कोई एक बंदा है वो सिर्फ 2 घंटे से चलाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। अब एक बंदा नहीं भाई, वो 24 घंटे एसी में रह रहा है तो भाई वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट से वर्क कराओगे उतनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करोगे। तो ये सारी बातें हो गई। अब आप मन में सोचोगे कि यार इतनी सारी बातें क्यों की। तो अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? देखो भाई, थोड़ी सी एक और कंसेप्ट से समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पे आ जाएंगे अपने आप ही हम। कि सपोज करो कोई बंदा है, उसने कहा मैं तो बल्ब सिर्फ 10 मिनट जलाऊंगा। कितना बल्ब जलाऊंगा? सिर्फ 10 मिनट। और एक बंदा है जिसने बल्ब चलाया मान लो 7 घंटे। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट ने तो दोनों ही केस में काम किया ना। 10 मिनट बल्ब जलाया तो भी इलेक्ट्रिक करंट ने वर्क किया, 7 घंटे बल्ब जलाया तो भी इलेक्ट्रिक करंट ने वर्क किया। ठीक है। तो अब जब दोनों ने वर्क किया तो दोनों ने कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम की होगी। 10 मिनट बल्ब जलाया तो भी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, 7 घंटे बल्ब जलाया तो भी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। तो इलेक्ट्रिक पावर एक तरीका है जो कि कैलकुलेट करता है वर्क डन कितना हुआ यूनिट टाइम में। क्योंकि यार कोई 7 घंटे चलाएगा, कोई 4 घंटे चलाएगा, कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन होगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सबके लिए निकालो यूनिट टाइम में होने वाला वर्क डन। अब तो ठीक है ना कि भाई साहब यूनिट टाइम में आपने इतना वर्क किया, यूनिट टाइम में उसने इतना वर्क किया, फिर अपना मल्टीप्लाई करते रहो कि कितने घंटे चली। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की जो रेट है, जब भी फिजिक्स में ये वर्ड आए ना, द रेट ऑफ, इसका मतलब समझ लो डिवाइड हो रहा होता है किसका? मोस्टली टाइम का। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डन, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। या ऐसे ऐसे समझ लो, WIT नहीं समझना तो सपोज करो T टाइम के अंदर W वर्क हो रहा है। जो मैंने अभी 7 घंटे बताया था कि 7 घंटे में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट वर्क कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट बल्ब को जला रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट वर्क कर रहा है 7 घंटे में। तो T टाइम में W वर्क हो रहा है, तो यूनिट टाइम में मेरे भाई कितना होगा? यूनिट टाइम में वर्क होगा W/T। और यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है उसे हम कहते हैं पावर। तो फॉर्मूला बन गया हमारा P = W/T। इलेक्ट्रिक पावर
क्या लिखा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन किया गया बाय द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर होगा मेरे भाई, पावर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना वर्क किया करंट ने उसे हम कहते हैं पावर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्या पावर मेजरेबल है, मेरे भाई बिल्कुल मेजरेबल है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो यूनिट क्या होगी, वर्क डन की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो यूनिट हो गई जूल पर सेकंड। क्या होगी मेरे भाई, जूल पर सेकंड। लेकिन अगर ऐसा यूनिट बात करें, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। ऐसा यूनिट इज वॉट, WATT, वॉट। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग ये है, जब भी अब आपको वॉट में कुछ दिखाई दे आप समझ जाना पावर क्या हो रही है। जैसे मैंने मान लिया 100 वाट का बल्ब, अब देखो आप अपने घर में सुना भी होगा नाम, अब आपको ये मिलता जुलता लगेगा, कहते हैं ना भाई 100 वाट का बल्ब है या 100 वाट की ट्यूबलाइट है, वो पावर बता रहा होता है। या कहता नहीं भाई हमारे पास 75 वॉट की ट्यूबलाइट है या हमारे पास 25 वॉट का बल्ब है, तो वॉट जब भी आता है तो पावर होती है। क्लियर मेरे भाई, तो जो भी जो बल्ब या ट्यूबलाइट पे कहीं लिखा होता है ना, किसी भी डिवाइस पे लिखा होता है कि इतने वॉट की है, वो क्या लिखा होता है, पावर लिखा होता है। यानी कि वहां लिखा होता है कि वो यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा, यूनिट टाइम में कितना वर्क करेगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअली कुछ समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत हेल्प करेगा। मैंने क्या बोला, इसे देखो रफ कर देता हूं। मैंने क्या बोला, 25 वॉट का बल्ब, मैंने बोला 100 वॉट का बल्ब, मैंने बोला 75 वॉट का बल्ब। तो जब आप मार्केट में गए तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, ध्यान से सुनना, क्या पता चल रहा है। 25 वॉट का बल्ब क्या बता रहा है, पहले तो पावर क्या बताती है, बताओ। पावर बताती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो 25 वॉट बता रहा होगा, 25 जूल का वर्क होगा पर यूनिट टाइम में। करंट के लिए 25 जूल का वर्क होगा पर यूनिट टाइम। ये कहेगा भाई 100 जूल का वर्क करेगा करंट पर यूनिट टाइम में, ये कहेगा 75 जूल का करंट वर्क करेगा पर यूनिट टाइम में। अब मेरे एक बात बताओ, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी लेगा, जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी भी तो लेगा। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, ऑब्वियसली 100 वॉट वाला। क्यों, 100 वॉट वाला सबसे ज्यादा वर्क करेगा, सबसे ज्यादा वर्क करेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा लो, कैलकुलेट कर लोगे, यार 100 वाट का बल्ब जलाऊंगा तो घर के अंदर ज्यादा बिजली का बिल आएगा, यानी कि बिजली ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम में वो 100 वाट का है तो 100 जूल वर्क करेगा। अब ज्यादा वर्क करेगा तो ज्यादा एनर्जी भी तो कंज्यूम करेगा, इसलिए जितना ज्यादा वाट की चीज होती है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई। अगर आपके घर में कोई चीज ज्यादा वॉट की है तो वो ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेगी। तो इसीलिए जो भी कंपनियां होती है वो डिवाइस पे लिख देती है कि भाई इसकी पावर इतनी है, तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। अगर एक है 75 वॉट का, एक है 100 वॉट का, तो ऑब्वियसली 100 वॉट वाला ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि 100 वाट वाला ज्यादा काम करेगा। क्लियर है मेरे भाई, तो ये पावर का कॉन्सेप्ट था। यहां तक कोई दिक्कत, पावर की यूनिट पता चल गई, वॉट है या फिर जूल पर सेकंड, पर ऐसा यूनिट तो वॉट ही है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर के कुछ फॉर्मूलों की, कि इसके अलावा P=W/T के अलावा कुछ और भी फॉर्मूले यूज होते हैं, वो क्या है। फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, देखो W/T, देखो यहीं से ड्राइव करूंगा, कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। वैसे इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, पर भाई आपको ना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे जाना है। तो देखो बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, P=W/T, यहीं से ड्राइव करूंगा सारे फॉर्मूले, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में रिलेशन, याद हो तो? अगर नहीं याद है ना तो अभी जाके मेरी वीडियो को देखो मेरे भाई, वहां मैंने ना बड़े अच्छे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखो, और देखा हुआ तो यहाँ पे समझो। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था V क्या होता है, W/Q पढ़ा था। पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ध्यान से समझना। V=W/Q। अगर मैं यहां से W की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, Q इधर पहुंच जाएगा, यानी V×Q=W। क्या मैं W की जगह V×Q लिख सकता हूं? फटाक से बोल दो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है भाई लिख दिया। तो W की जगह लिख देता हूं V×Q, तो फॉर्मूला बना P=W की जगह आ गया V×Q, टाइम को एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। W की जगह लिख दिया मैंने भाई V×Q, क्योंकि मुझे पता है W V×Q, यहां से निकाल लिया V×Q, कोई दिक्कत, ओके।
अब यार भाई एक बात बताओ, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये तो पुट इन द डिफरेंस वाला हो गया, एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। करंट क्या होता था, चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्या मैं यहां से टाइम को इधर डिवाइड करके नहीं लिख सकता, I इंटू टी इक्वल्स टू क्यू। कोई दिक्कत मेरे भाई, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ओके। तो क्या मैं Q की जगह I इंटू टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो I इंटू टी, इस Q की जगह लिख दिया I इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम है ही। अब मेरे बात आओ, टाइम से टाइम कट गया, बचा क्या, V इंटू आई, तो बन गया लो फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई। चाहो तो रट्टा मान लो, चाहो तो कंसेप्ट को समझ लो कि P इक्वल्स टू V इंटू आई कैसे आ गया। तो मेरे भाई क्लियर हो गया ना, V इंटू आई कैसे आ गया। हमने सिर्फ WIT में क्या किया, वर्क डन को एलिमिनेट कर दिया, वर्क डन की जगह पे ले आए V इंटू क्यू को क्यू की जगह ले आए, I इंटू टी को सॉल्व किया तो P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो एक फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला हो गया दे, क्लियर है। दूसरा, तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, इसे रफ कर देता हूं सबको। अब एक बात हो, P इक्वल्स टू V इंटू आई है, ओम ने क्या कहा था, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग था V इक्वल्स टू आई आर। तो क्या मैं V की जगह आई आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो ना, P इक्वल्स टू V इंटू आई है, P इक्वल्स टू है V इंटू आई, V की जगह क्या लिख सकते हो, आई आर लिख दो, आई आर इंटू आई। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे, I इंटू आई स्क्वायर और R, ये बन गया तीसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला 3, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, P इक्वल्स टू V इंटू आई, तीसरा फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। कोई दिक्कत, अभी चौथा फॉर्मूला और रुक जाओ, इसी तरफ कर देता हूं, ये तो फॉर्मूला है ही अपना। एक बात बताओ, P इक्वल्स टू V इंटू आई है, P इक्वल्स टू V इंटू आई है। एक बात बताओ, इस बार मैं ना V की वैल्यू आई आर नहीं रख रहा, I की वैल्यू रख देता हूं V अपॉन R, देख सकता हूं ना, R इधर आ सकता है ना V के पास, तो क्या हो जाएगा V बाई R इक्वल्स टू आई। तो क्या मैं I की जगह V अपॉन R यूज कर सकता हूं, भाई बिल्कुल कर सकते हो, तो यूज कर लो ना। तो P इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह V अपॉन R, तो V इंटू V स्क्वायर, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो एक और फॉर्मूला बन गया चौथा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो आपके सामने भाई स्क्रीन पर 4 फॉर्मूले हो गए, P इक्वल्स टू V इंटू आई पहला, P इक्वल्स टू WIT दूसरा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R तीसरा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R चौथा। हालांकि चारों कोई नए फॉर्मूले नहीं है, एक दूसरे को हटा के दूसरे को हटा दिया, दूसरे को हटा के तीसरे को बैठा दिया, ठीक है। तो रट्टा नहीं मानना है, कंसेप्ट को समझना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला था मेरे P इक्वल्स टू WIT, मैंने सबसे ड्राइव किए सारे फॉर्मूले। तो मुझे लगता है भाई कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर अच्छे समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। अब आगे समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर एक बात, 4 फॉर्मूले पढ़ाए क्यों है, पावर ही तो निकालनी है, तो एक ही फॉर्मूले से निकल आती है ना, 4 क्यों पढ़ाए हैं। भाई तेरी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात भाई बिल्कुल सही है कि 4 फॉर्मूले क्यों पढ़े जब एक ही से निकल सकता था। तो मैं बताता हूं 4 फॉर्मूले क्यों पढ़े। देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो आपको वर्क डन पता है और टाइम पता है, अगर बताओ वर्क डन कैसे पता होगा, क्या कोई डिवाइस है, क्या कोई डिवाइस है जो बता दे करंट ने कितना वर्क किया है, बताओ, नहीं है ना। तो कैसे वर्क पता कर लोगे, और जब तक वर्क नहीं पता चलेगा तो पावर नहीं पता चलेगी। तो ये वाला फॉर्मूला ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, P इक्वल्स टू WIT प्रॉब्लम क्रिएट ये करता कि वर्क डन पता करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कोई डिवाइस तो है नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जो वर्क डन को बता दे कि भाई करंट ने कितना वर्क किया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, ऐसे फॉर्मूले को ना यूज करके कुछ और फॉर्मूला यूज करते हैं जो हो तो इसी के बेसिस पर ड्राइव, लेकिन W का यूज ना हो। तो फॉर्मूला आया P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब आपके मन में आएगा सर इसका फायदा क्या हुआ, देखो फायदा ये होगा, ध्यान से समझना, पावर निकालना चाहते हो, V पता कर लोगे, झूठ मत बोलो, कैसे पता कर लोगे। एक बात बताओ, वोल्ट मीटर नहीं आता V को मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर लगाओ, V पता कर लो, V पता चल गया। I पता कर लोगे, हाँ भाई पता कर लोगे एमीटर लगा के, तो V भी पता कर लोगे, I भी पता कर लोगे, तो दोनों के इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, तो आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो V और I पता करना आसान हो गया, पावर निकाल लो, क्लियर है। इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस इस वाले फॉर्मूले को दी जाती है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, क्योंकि इसमें V भी पता करना आसान है, I भी पता करना आसान है, क्लियर मेरे भाई। और बाकी रही बात इनकी, जो ये फॉर्मूले हैं, तो ये तो फॉर्मूले सिंपल हो गए, I पता है, R पता है,
मान लो V नहीं पता, आपको पता है इतना करंट फ्लो कर रहा है, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस इतना है, पावर बताओ। अब वोल्टेज नहीं पता तो क्या करोगे, इसको मत यूज करो, इसको यूज कर लो। अब मान लो कि आपको बताया गया कि भाई इस डिवाइस पे इतना पोटेंशियल डिफरेंस है और इस डिवाइस का इतना रेजिस्टेंस है, पर करंट नहीं बताया कितना करंट है, पर लेकिन चाहता पावर निकलवाना है, तो V² याद लगा दो। यहां से क्या फायदा होगा कि भाई V पता है, R पता है, I की जरूरत ही नहीं है, P = V²/R। तो इसीलिए अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े। ठीक है मेरे भाई, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। क्लियरली है मेरे भाई? देखो क्या लिखा, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और डिफाइन 1 वॉट। जैसे हमने पढ़ा था डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट या 1 एम्पियर, डिफाइन द यूनिट ऑफ चार्ज या 1 कूलम। इसी तरीके से पढ़ना है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या डिफाइन 1 वॉट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। 1 वॉट से आप क्या समझते हो? अगर मैंने बोला 1 वॉट, इससे आप क्या समझते हो तो ध्यान से समझना, पहले समझाएगा फिर लिखाऊंगा। P = क्या होता है मेरे भाई, V × I। P = क्या होता है, V × I। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पावर 1 कब आएगी, जब V1 हो जाए, जो V1 हो जाए, I भी 1 हो जाए, तो 1 × 1 आ जाएगा। तो क्या मैं यहां से ये नहीं कर सकता, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो जो इलेक्ट्रिक पावर होगी डिवाइस की वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 1 वॉट। अब एक और तरीके से समझते हैं, देखो एक तो ये हो गया, दूसरा समझते हैं। एक और फॉर्मूला था ना, P = W/T। P1 कब आएगा, जब W1 हो जाए, 1 जूल, टाइम कितना हो या 1 सेकेंड हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, जब करंट 1 जूल का वर्क करे 1 सेकेंड में, जब करंट 1 जूल का वर्क करे 1 सेकेंड में, तो डिवाइस की इलेक्ट्रिक पावर कितनी कहलाएगी, 1 वॉट कहलाएगी। क्लियरली है? तो इसी बात को अपन लिख लेते हैं। देखो मेरे भाई क्या लिखा, when an electric appliance consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी, 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करे, तो हम उस डिवाइस की पावर को 1 वाट कहेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैंने तो ये बात बोली थी, मैंने लेकिन ये वाली बात बोली थी कि जो अगर वर्क डन 1 जूल हो, अगर वर्क डन करंट के द्वारा 1 जूल हो 1 सेकेंड में, तो पावर 1 वाट होती है। अब ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूं, अगर वर्क 1 जूल हो रहा है तो मैंने क्या बोला था, वर्क उतना ही होता है जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि एनर्जी और वर्क ना दोनों सेम ही बात होती है। अगर 1 जूल का वर्क कर रहा है करंट, तो इसने 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया होगा। तो अपनी बात को हम कैसे कर सकते हैं, अगर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो, अगर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो 1 सेकेंड में, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वजह से, तो उसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जो पावर होगी वो होगी 1 वॉट। क्लियरली अंडरस्टूड? ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना मेरे भाई। ठीक।